हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 है आपका सोशल साइंस क्लास 10th और चैप्टर का नाम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा है कि किस प्रकार से राज्यसभा बनती है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। राज्यसभा इज़ द सेकेंड एंड अपर हाउस ऑफ और काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा अपर हाउस को बोलते हैं या सेकेंड हाउस भी बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसको इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। इट हैज़ लेस पावर, इसके पास पावर कम होती है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा के कंपेरिजन में। बट स्टिल इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, लेकिन इसकी अपनी ही इम्पॉर्टेंस होती है और इसका अपना ही महत्व होता है, सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, नंबर ऑफ़ मेंबर्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कितने मेंबर्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है इलेक्शन का। मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के अंदर वो 250 हैं, और बट प्रेजेंट टाइम के अंदर ये 245 है। मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए 250, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर ये 245 हैं। इनमें से 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। लोकसभा के अंदर केवल 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, वो भी एंग्लो इंडियंस होते हैं। और राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। दीज मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, जैसे कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट 233 मेंबर्स, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो 233 मेंबर्स को अपॉइंट करता है एज दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो 233 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेंबर ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर। और इनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। एंड ये यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ वेरियस स्टेट्स, और जो मेंबर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के या टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स के, जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो इनका इलेक्शन करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर, तो जो क्वालिफिकेशन जो लोकसभा के मेंबर हैं वैसे ही सेम इसके अंदर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है, और वो डिफरेंस ये एज के अंदर पाया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए लोकसभा के अंदर जो एज है पर्सन की वो 25 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा के अंदर जो पर्सन है उसकी एज 30 ईयर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी सारे जो लोकसभा के क्वालिफिकेशन है वही इसके अंदर होना चाहिए कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए या प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। देन थर्ड आता है आपका टेन्योर ऑफ मेंबर्स, यानी कि कितना कार्यकाल होगा मेंबर्स का। तो जैसे कि लोकसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होता है, वहीं जो राज्यसभा है इसके क्योंकि राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस के नाम से जानी जाती है, और जो लोकसभा है उसको हम टेम्परेरी हाउस के नाम से जानते हैं। टेम्परेरी इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर उसके जो मेंबर्स हैं सही से काम नहीं करें तो उसको बीच में ही भंग किया जा सकता है, उसके मेंबर्स को हटाया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है और इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और इसका जो टेन्योर है वो 6 ईयर है, और हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। देन फिर आता है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। जैसे कि ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा के अंदर आपने पढ़ा था उसके अंदर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है, ऐसे ही इसके अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन ये 2 ऑफिसर्स होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और इसका जो कार्यकाल है यानी इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर है। राज्यसभा अपॉइंट्स 1 मेंबर, और जो राज्यसभा है वो अपने में से ही एक मेंबर को अपॉइंट करती है डिप्टी चेयरमैन के रूप में 6 ईयर के लिए। अगर आप देखेंगे तो जो चेयरमैन है यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका 5 ईयर है, और वहीं अगर आप डिप्टी चेयरमैन का अगर देखेंगे पीरियड तो वो 6 ईयर है।
देन आता है फिर आपका पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की क्या क्या पावर एंड फंक्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पावर्स पार्लियामेंट को दे रखी हैं। एम्पल्स ऑफ पावर मतलब बहुत सारी पावर्स जो हैं पार्लियामेंट को दे रखी हैं। एंड द मेजर पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और जो मुख्य जो पावर हैं वो नीचे दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट है जुडिशियल पावर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है कानून को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर नेशन वेलफेयर, राष्ट्र की भलाई के लिए। द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू फॉर्म लॉ, और जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है ऑन सब्जेक्ट मेंशन, जो कि सब्जेक्ट दिए होते हैं यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट पर। 3 लिस्ट होती हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरे होते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं इस पर तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून बनाने का काम है वो केवल स्टेट लेजिस्लेचर ही करता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कर सकती है। तो दो सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, इनके सब्जेक्ट पर जो कानून बनाने का काम करती है वो करता है पार्लियामेंट। तो ये जुडिशियल पावर है। ऑल द बोथ पार्लियामेंट, हालांकि दोनों ही पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ द सब्जेक्ट मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लोग, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के बीच अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है या मतभेद हो जाता है, द लॉ फॉर्म बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल, और जो कानून पार्लियामेंट बनाती है वो माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो फॉर्म ऑन रेसिडुअल सब्जेक्ट। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है रेसिडुअल सब्जेक्ट पर। देन फिर आता है आपका पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सके। द पार्लियामेंट हैज़ इम्पॉर्टेंट पावर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास इंपॉर्टेंट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सके, चेंजेस ला सके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एनी रिजोल्यूशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। किसी भी प्रकार का जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो केवल पार्लियामेंट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, एंड नॉट इन एनी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा। वो द हाउसेज, और इसके अंदर पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज को अपना काम करना होगा ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स से रिलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ज़्यादातर जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड किया जाता है आइदर सिंपली मेजोरिटी, या तो सिंपली मेजोरिटी के थ्रू, और द थ्रू रिस्पेक्टिव 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज, या दोनों ही हाउसेज के अंदर 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। ओनली सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर सच इन विच अमेंडमेंट कैन बी मेड आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ लेजिस्लेचर। इसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो किया जा सकता है लेजिस्लेचर की परमिशन लेने के बाद ही, और लेजिस्लेचर में भी लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, जो हाफ है स्टेट के ऑफ द इंडियन यूनियन, इनसे परमिशन लेने के बाद ही कुछ प्रोविजंस में चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। देन फिर आता है आपका फाइनेंशियल पावर, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल नेशनल वेल्थ, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं उनको लोग चुनते हैं, इसलिए जो पार्लियामेंट है उनका फुल कंट्रोल होता है नेशनल की वेल्थ पर। एंड अंटिल द फाइनेंशियल मिनिस्टर, और जब तक कि फाइनेंशियल मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर डजंट गेट एनुअल बजट, जब तक कि एनुअल बजट या जो फाइनेंस मिनिस्टर है तब तक एनुअल बजट पेश नहीं कर सकता। एनुअल बजट का मतलब ये हुआ अकाउंट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कितना नेशन के अंदर इनकम हुई है या एक्सपेंडिचर हुआ है, जब तक कि वो पार्लियामेंट के अंदर पास ना हो जाए, पास बाय द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट उसको पास ना कर दे, खास करके लोकसभा के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल जो पावर है वो लोकसभा के पास है। टिल दैट टाइम नो वर्क ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर कैन बी डन, तब तक कोई भी काम इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास ना हो जाए। ये है फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट।
देन फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रोवाइड करता है। देयरफॉर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और इसके अंदर द एग्जीक्यूटिव्स और द कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव्स को हम कैबिनेट भी बोल सकते हैं। कैबिनेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति, खासकर कि लोकसभा के प्रति। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो तभी तक ऑफिस में रह सकते हैं और अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हैं जब तक कि कॉन्फिडेंस है लोकसभा के अंदर उनके लिए। द पार्लियामेंट कैन नॉट कंट्रोल, और जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कई तरीक़ों से। तो यानी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किसके अंडर में होते हैं? पार्लियामेंट के अंडर में होते हैं और उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खासकर लोकसभा के लिए। देन फिर आता है आपका पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन से रिलेटेड जो पावर है वो भी पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 54 ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को अलग अलग पावर रिलेटेड टू इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के, आर द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमेटी, ये हिस्सा होते हैं इलेक्शन कमेटी के, फॉर्म फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनाई जाती है। ऐसी कमेटी के दोनों ही हिस्से होते हैं, दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस को जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ये वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए आर्टिकल 54 है और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए आर्टिकल 66 है। आर्टिकल 54 के तहत ये बताया गया है कि जो ये अलग अलग पावर देती है इलेक्शन कमिटीज़ को बनाने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 66 है। देन फिर आता है मिसलेनियस पावर मतलब और भी इसके अलावा बहुत सारी पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास, जैसे कि फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोसेस फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जो स्पेशल प्रोसेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए जाते हैं। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही हाउसेस पार्लियामेंट के अंदर कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, ये दोनों ही जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मतलब महाअभियोग लगाना या आरोप लगा करके। और ये जब तक दोनों हाउस के 2/3 मेंबर्स इस रेजोल्यूशन को पास न कर दें तब तक कि प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता इसकी पोस्ट से। इन द सेम वे, उसी प्रकार से बोथ दीज हाउसेज, ये दोनों ही हाउसेज रेजोल्यूशन पास करते हैं टू रिमूव एनी जज, किसी भी जो जज है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको हटाने का ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेबिलिटी। किस बेस पे वो हटाएंगे? या तो वो जज का इनकैपेबल है या उसने गलत व्यवहार किया है, मिसकंडक्ट किया है किसी के साथ। तो इस बेस पर जब तक दोनों हाउसेस के अंदर रिजोल्यूशन पास नहीं हो जाता तब तक इनको हटाया नहीं जा सकता है, प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को। तो ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास। अगर दोनों मिलकर 2/3 की मेजोरिटी से अगर ये रिजोल्यूशन पास कर देते हैं या जो इम्पीचमेंट लगाया उसको पास कर देते हैं तो इनको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय 1/3 मेजोरिटी, और इस प्रकार का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है 1/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, जो भी दोनों हाउसेज हैं उनसे मेजोरिटी 1/3 होनी चाहिए। द रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा, और जो रेजोल्यूशन राज्यसभा के थ्रू पास किया जाता है, द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एग्रीड अपॉन द लोकसभा, और राज्यसभा के जो लोग हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और लेकिन उसमें लोकसभा का एग्री होना भी ज़रूरी है। देन उसके बाद है
टू इम्प्लीमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और साथ में जो अगर मान लीजिए कभी इमरजेंसी डिक्लेरेशन करनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक परमिशन, तो ये ज़रूरी है कि वो दोनों हाउसेस से परमिशन ले, दोनों हाउसेस जो भी पार्लियामेंट के हैं उनसे परमिशन ले विद इन वन मंथ ऑफ सच डिक्लेरेशन। अगर इमरजेंसी में उसने डिक्लेरेशन कर भी दिया है तो उसको सबसे पहले लगा सकता है 1 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो है परमिशन लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से, और उसके बाद ही वो एक्सटेंड कर सकता है जो भी इमरजेंसी लगाई है उसको। आफ्टर 6 मंथ अगर ज़रूरत है तो 6 महीने बाद अगर ज़रूरी है टू इम्प्लीमेंट इट अगेन, दोबारा इसको लगाने के लिए, तो आगे 6 महीने के लिए, तो उसके लिए भी उसको दोनों हाउसेस की परमिशन रिक्वायर्ड होती है या कंसेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो था आपका इम्पीचमेंट से रिलेटेड, या इम्पीचमेंट से कैसे हम हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी कैसे लगा सकता है। अगर उसने बाई चांस इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ी उसने लगा दिया तो विद इन 1 मंथ के अंदर उसको दोनों हाउसेस के अंदर परमिशन लेनी होती है, और उसके बाद वो 6 महीने के लिए उसको आगे बढ़ा सकता है, और ज़रूरी है अगर आगे 6 महीने और बढ़ाने के लिए तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेनी होती है दोनों हाउसेस से। देन फिर आता है आपका पावर, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ लोकसभा। क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं लोकसभा के। तो फर्स्ट जो पावर है वो है जुडिशल पावर। हम लोकसभा के अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकसभा के क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं। तो फर्स्ट है आपका जुडिशल पावर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी आप पढ़ के आए कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है यूनियन, कॉन्करेंट एंड रेसिडुअल लिस्ट पर, एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस के अंदर ऑल्सो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है कुछ केसेस के अंदर। इन कॉन्टेक्स्ट टू सिंपल नॉन फाइनेंशियल बिल्स, अगर हम नॉन फाइनेंशियल बिल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, या इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट दीज टाइप्स ऑफ बिल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई भी बिल नॉन फाइनेंशियल बिल है तो वो किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। एनी ऑफ दीज 2 हाउसेज, और इनमें से ओनली आफ्टर बीइंग पास फ्रॉम द बोथ हाउसेज, और ये जो बिल जब दोनों हाउसों में से पास हो जाता है तब उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, और उसके बाद ही जो ये बिल है वो लॉ बनता है, कानून बनता है। तो ये तो था जुडिशियल पावर। देन सेकेंड आती है फाइनेंशियल पावर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर रिलेटेड द फाइनेंशियल सेक्टर टू लोकसभा, और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को दी है। द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वीक, और इस कॉन्टेक्स्ट से लेकर जो राज्यसभा की पोजीशन है वो वीक है, यानी कि जो फाइनेंशियल पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग मनी बिल कैन ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा। जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा के ही अंदर प्रेजेंट होता है, एंड आर नॉट इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर नहीं होता। आफ्टर बीइंग पास्ड इन लोकसभा, और जब लोकसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद ये मनी बिल को राज्यसभा के अंदर भेज दिया जाता है, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर राज्यसभा, और राज्यसभा के लिए ज़रूरी होता है कि उस बिल को वो 14 डेज़ के अंदर अंदर वापस करे ऑफ इट्स रिसिप्ट। जब उसने पाया उसे 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होता है। द राज्यसभा कैन एडवाइज, राज्यसभा उस बिल पर अपना एडवाइस दे सकती है अमेंडमेंट से रिलेटेड इन द बिल, बट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, लेकिन उसको स्वीकार करना या उसको अस्वीकार करना, ये दोनों ही उसकी एडवाइस को, ये केवल डिपेंड होता है लोकसभा के ऊपर। केवल उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। देन फिर आता है आपका पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव्स की जो पावर है उसको कंट्रोल किया जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग द एग्जीक्यूटिव
दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति। प्रैक्टिस में अगर हम देखें, प्रैक्टिकली देखें तो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन टिल ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ लोकसभा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वे अपने ऑफिस में तभी तक रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा का सपोर्ट है। अगर लोकसभा ने इम्पीचमेंट लगा दिया या इनको सपोर्ट नहीं दिया तो इनको अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। देन फिर आता है पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो पावर है वो लोकसभा के पास है। लोकसभा हैज़ राइट टू मेक अमेंडमेंट। लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा की एडवाइस से चेंजेस ला सके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 368, सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्क ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल ये सेक्शन 368 है जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसके तहत वो चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर हिस्से के अंदर। इज़ डन बाय द पार्लियामेंट अलोन। ये पार्लियामेंट के अंदर ही काफ़ी चेंजेस किए गए हैं सेक्शन 368 के तहत। देन फिर आता है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। और जो इलेक्शन कमीशन के रूप में काम करना। लोकसभा ऑल्सो फंक्शन, जो लोकसभा है वो एक इलेक्शन कमीशन के रूप में काम करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के मेंबर हैं अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और इनके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जॉइंटली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो ये तो थी सारी पावर्स लोकसभा के बारे में। तो आपको ये पावर्स को अच्छे से याद कर लेना है कौन कौन सी पावर थी। इलेक्शंस कमीशंस को बनाना, फॉर्म इलेक्शन कमीशन, ये लोकसभा की पावर थी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, ये सेक्शन 368 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स की पावर को कंट्रोल करना। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर एंड जुडिशियल पावर, ये सारी पावर हैं लोकसभा की। नेक्स्ट फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। तब तक आज जो मैंने पढ़ा है उसे आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।